गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 2 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए। जो आप लोग यूपीएससी दे रहे हो, इसके साथ साथ पीसीएस जिसमें बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस, राजस्थान पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस जैसे जो भी हिंदी स्टेट पीसीएस है, अगर एग्ज़ाम उससे रिलेटेड दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक को कवर करने का यह बेहतर माध्यम है। तो चलिए आगे बात करते हैं जो हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आज हम लोग बात करने भारत का 151 देशों के साथ व्यापार अधिशेष है और 75 के साथ व्यापार घाटा है। तो इसके संबंधित आंकड़ों को देखेंगे, साथ ही देखेंगे व्यापार अधिशेष क्या होता है, व्यापार घाटा क्या होता है, व्यापार के घाटा जो व्यापार घाटा होगा भारत में वर्तमान स्थिति क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। व्यापार घाटा को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं या किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही इसका मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम आज का डेली का जो क्वेश्चन है इससे एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके द्वारा यह बातें की गई है। तो भारत में जिला न्यायपालिका क्या था, जिला स्तर की व्यवस्था क्या है, इस पर मैंने कल भी चर्चा किया था। आज कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हुए जिला में नियुक्ति की प्रक्रिया का चर्चा करूंगा। तो आप इसे विस्तृत तरीके से कल और आज के न्यूज़ को टैली करके देखने का प्रयास कीजिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में 22 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाला है। तो इससे संबंधित कुछ भू राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे। अपराध एक कारक अनेक हैं, भारतीय जो महिलाएं हैं उसकी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो उसके संबंध में एक नोट आया है, उसको हम एक देखेंगे। आंकड़े आए हुए हैं, कुछ उस आंकड़े पर विश्लेषण करेंगे। क्यों उबल रहा है बलूचिस्तान? तो पाकिस्तान का जो क्षेत्र एक क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, और आपको ध्यान रखना है जो उत्तर पश्चिम से लेकर जो विस्तृत क्षेत्र है बलूचिस्तान, उस पर क्यों इतना विवाद उठ रहा है, वो क्यों इतना आग में उबला हुआ है, इन सारे तथ्यों की बात करेंगे। फिर 10 मीटर एयर राइफल जो SH1 स्पर्धा में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला पैरा निशानेबाज बनी है अवनी लेखराज। ध्यान रखिएगा, इसके संदर्भ में कुछ और भी पीटी फैक्ट देखने का प्रयास करेंगे। पेरिस जो पैरा ओलंपिक हो रहा है उसमें प्रीति पाल ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक महिला बनी है, तो हम इस पर एक पीटी नोट देख लेंगे। विश्व नारियल दिवस आज है, तो इस नारियल दिवस के संबंध में कुछ बोर्ड है जिसमें किस तरह बेहतर काम किए जा रहे हैं, जो नारियल उत्पादन से लेकर प्रबंधन तक बेहतर भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इस पर हम एक चर्चा करेंगे। और आज का एक केस स्टडी आया है जिस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 28% ग्राम पंचायतों में ही अभी है इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब हम फाइबर योजना लेकर आए थे, ऑप्टिकल फाइबर ग्राम पंचायतों तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा था, उसकी स्टेटस रिपोर्ट आया है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। ये आज का संपादकीय हम लोग देखेंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते भारतीय इसरो का कदम या भारतीय कदम। यहाँ से देखिए लगातार आपको प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर हम बात करें यूपीएससी की या बीपीएससी की, यूपी पीसीएस, आरएएस, एमपी पीसीएस, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपके पीटी में भी मेंस में भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति आई सब नए लोगों के साथ आप लोगों के सामने उपलब्ध है, और इस बार कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक उपलब्ध कराया जाता है, उस लिंक से भी हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। MCQ सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो इस MCQ सीरीज में आप लोग भाग ले सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा MCQ सीरीज वाला चैनल। साथ ही साथ आप www.uktis.in पर विजिट करके सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो ऐप पर उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब हो जा रहा है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त बात करें हम आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, जब आप लोग को PDF मिलता है तो आप लोग को यह क्लिक करिएगा तो हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप वहां से डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएगा। वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप चैनल हो, टेलीग्राम चैनल हो या हमारा यूट्यूब चैनल हो, सभी जगह आप जुड़ सकते हैं। हमारा उद्देश्य है, जो हम लोगों ने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की है उसमें एक ही है कि आप लोग 100% हम लोगों ने संतुष्ट कर रखा है।
रीज़न उसके पीछे है, जो भी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं वो केवल एग्ज़ाम ओरिएंट में चीज़ों को कवर करता हो, वही पढ़े जो एग्ज़ाम में आए। हमारा टैगलाइन शुरू से रहा है, तो आप उन सब चीज़ों को ज़रूर कवर करिएगा जो एग्ज़ाम में आता है। हमारी टीम जुड़ चुकी है, आज से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और भी क्लासेस जो अनाउंस किया हुआ है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आप लोगों के लिए डेली आप लोगों के डू यू नो एक सीरीज लेकर आया गया है, जिसमें हम लोग कल बायो मिल के बारे में क्लास में पढ़े थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो आपको प्रीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इस सीरीज़ को सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया जाता है आपको सबसे पहले, उसके बाद ही अलग प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले न्यूज़ को प्राप्त करने के लिए इस बार कोड को स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या लिंक दिए रहते हैं आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, अब हम न्यूज़ पर आते हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की न्यायिक भर्ती के बारे में सोचने का समय आ गया है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे DY चंद्रचूड़ हैं उनके द्वारा कही गई है। अब मामला ऐसा क्यों आया, अभी देखिए हाल ही में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जो आपको जिला स्तर के न्यायालय 2 दिवसीय सम्मेलन था, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा भाग लिया गया। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि प्रधान न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, जो न्यायिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती प्रक्रिया की पैरवी की, कहा कि अब तक अब समय आ गया है कि जब क्षेत्रवाद और राज्य केंद्रित चयन संकीर्ण सीमाओं से आगे बढ़ा जाए। जिला न्यायालय न्यायपालिका को राष्ट्रीय सम्मेलन समापन समारोह में जस्टिस चंद्रचूड़ जी के द्वारा यह बातें कि लंबित मामलों की बड़ी संख्या निपटने के लिए कुशल लोगों को लाना महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कुछ बातें की जाए तो उन्होंने कुछ बाबतों की चर्चा की, जिसमें बात हो रही है कि मामलों के निपटारण जो हमारा वर्तमान राष्ट्रीय औसत कितना 95% है। प्रगति के बावजूद लंबित मामलों का निपटारा चुनौती बना हुआ है। हम जो भी केसेज आते हैं उसको जो निपटारण किया जाता है, जो केस फाइल होती है, जो कोर्ट में जिनका समय लगता है, उनके समय 95% इनके द्वारा आंकड़ा दिया जा रहा है। रेशियो आपको 95% पर लंबित मामले अधिक है, क्योंकि संख्या अधिकारी इसके निपटारण के लिए हमको अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी, क्योंकि फाइलिंग अच्छे से कर सके। साथ ही साथ जजों की नियुक्ति पर्याप्त मात्रा में करनी होगी, अतिरिक्त सेशन लगाने होंगे, अतिरिक्त जिला न्यायालय की स्थापना करनी होगी। साथ ही साथ हम स्पेशल कोर्ट सृजित कर सकते हैं। ये सब बातें की जा रही है, मांग की जा रही है। तब ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर न्यायिक कर्मियों की रिक्तियाँ 28% और गैर न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति 27% है। यह जब तक नहीं भरा जाएगा तो तेज प्रक्रिया नहीं होगी। लंबित मामलों भार हटाने के लिए अदालतों 71% से बढ़ाकर 100% क्षमता काम करना होगा। तो जो वर्तमान में 71% क्षमता के आधार पर जजों के द्वारा काम किया जा रहा है या पूरे सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, तो ये आंकड़े को बदल कर 100% करने की बात की जा रही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लक्ष्य प्रशिक्षित कर्मियों को, विशाल न्यायालय परिसर को, सुविधा केंद्रों को, ई सेवा केंद्रों को, चिकित्सा सुविधाओं को, क्रेच जैसे तकनीकी आधारित सुलभ बुनियादी ढांचे का निर्माण करें। क्रेच क्या कहते हैं, क्रेच का अर्थ होता है परिसर में महिला अधिकारी, महिला नियुक्त है, उसके बच्चे को उसके फीडिंग कराने के लिए अर्थात दूध पिलाने के लिए कैचे व्यवस्था कराया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है जिसकी व्यवस्था करी तो ही तो महिला जो कैंडिडेट है, महिला जो कर्मचारी है, महिला जज है, आके अपना समय दे पाएंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमको संपूर्ण व्यवस्था में बदलाव करने की बात की जाती है, इसलिए न्यायिक भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही है। हालांकि ध्यान रखिएगा, इससे पहले राष्ट्रीय न्यायिक सेवा की बात भी चल रही थी कि न्यायिक सेवा आयोग को गठित किया जाए। तो इस तरीके से बातें चल रही है, लगातार बदलाव आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ आपको कुछ समय के बाद कुछ यहाँ से कंटेंट प्राप्त होंगे, इसमें कुछ बदलाव होगा। क्योंकि देखिए, जब राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका एक साथ एक ही बात बोले ना, जैसे राजनीतिक कार्यपालिका कहने का मतलब या अस्थायी कार्यपालिका कहने का मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसका मंत्रिपरिषद, तो ध्यान रखिए जब वो एक बात बोले, और अस्थायी कार्यपालिका जिसमें जो हम प्रशासनिक अधिकरणों की बात करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं,
अगर दोनों एक ही बात बोले तो आने वाले समय में आपको जरूर कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, बदलाव होंगे। जल्द ही आपको इसके संबंध में कुछ न्यूज़ आप लोग को जरूर मिल जाएगा कि न्यायिक भर्ती के संबंध में निर्णय लिया है सरकार। तो आने वाले समय में आपके लिए एक अवसर भी उपलब्ध होगा, साथ ही कुछ कंटेंट भी उपलब्ध होगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, जून 2025 तक न्यायपालिका 1 दशक से अधिक समय में लंबित मामलों को बैकलॉग से निपटाने का काम करेगी, ये बातें की जा रही है। तो बैकलॉग सिस्टम भी कि पीछे का हम मामलों को सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं सबसे पहले जिला न्यायालय क्या है। जिला न्यायालय के तौर पर भारत में जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली को जोड़ता है, इससे जिला न्यायालय कहते हैं। यह न्यायपालिका का पहला स्तर होता है। स्थानीय स्तर पर मामलों की सुनवाई का निर्णय की जिम्मेवारी इसके पास होती है। जिला न्यायालय और अन्य निचली अदालतों से बनी होती है, जिस पर मैंने कल आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया था विस्तृत तरीके से, किस प्रकार के जिला न्यायालय वर्गीकृत है उसके बारे में, तो आपको वहाँ से ऐड कर लेना है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इसके लिए वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया क्या। हम संवैधानिक प्रक्रिया प्रावधानों की बात करें तो अनुच्छेद जो 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधानों को जोड़ता है, उससे संबंधित है। जब अनुच्छेद 233 की बात करते हैं तो उसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जहां पर हम किसी राज्य में जिला न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति की नियुक्ति तथा उसका पद स्थापना पदोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। तो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये आपको पीटी फैक्ट कितनी दफ़ा पूछा जा चुका है। उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श लेगा, राज्यपाल लेगा, पर नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यह ध्यान रखना आप लोगों को। इसके साथ साथ आपको अनुच्छेद 234 की बात करें हम तो इसके तहत विधेयक न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती से संबंधित है। ध्यान रखिएगा सॉरी, यहाँ थोड़ा सा एरर हो गया, यह अनुच्छेद कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यह विधेयक न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 235 क्या करता है? जिला न्यायालयों में और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में नियंत्रण से संबंधित विधेयक, जिनमें राज्य के न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद में निम्न प्रकार के पदों का धारण करने की बात करता है। पदस्थापन, पदोन्नति, उनके छुट्टी प्रदान के लिए उच्च न्यायालय में निहित होगा। अर्थात जो नियुक्ति राज्यपाल कर देगा, पर उसकी किसी प्रकार का प्रशासनिक कार्य करना है, वो कार्य कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। तो यह सिंपल सा अर्थ में समझिएगा। अनुच्छेद 236 क्या कहता है? न्यायिक सेवा शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 237 क्या करता है? यह विधेयक जो है राज्यपाल के उस अध्याय के प्रावधानों राज्य में मजिस्ट्रेटों किसी वर्ग के अन्य वर्गों के लागू करने की शक्ति देता है। थोड़ा सा एरर हो गया, जहाँ जहाँ विधेयक अनुच्छेद कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभी, सपोर्ट करने की ज़रूरत है टीम को। चलिए आगे हम बात करेंगे। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट रखिएगा, यहाँ से कुछ प्रश्न आपको पीटी में पूछे जा सकते हैं, खासकर यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। बीपीएससी में इकोनॉमी का जो सेक्शन, नया सेक्शन आया है, जिसमें आपको करंट के टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसे ज़रूर आप लोग देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ बात हो रही है भारत क्या व्यापार घाटे में चल रहा है या अधिशेष में चल रहा है। तो निसंदेह रूप से हम कह सकते हैं इस शीर्षक के आधार पर कि भारत अधिशेष की श्रेणियों में आता है, क्योंकि 151 देशों के साथ अधिशेष है, 75 देशों के साथ यह घाटा में है। पर यहाँ मानने की आपको एक तथ्य जानने की आवश्यकता है, क्या मात्रा के आधार पर क्या यह अधिशेष में है या घाटा में है, या घाटा में? तो आप देखिएगा मात्रा के आधार पर, अमाउंट के आधार पर यह अधिशेष में न होकर घाटे में है। तो ये इस चीज़ को, तथ्य को समझने का प्रयास किए, किन देशों के साथ यह व्यापार घाटे में है। क्योंकि देखिए उन देशों के साथ वह व्यापार अधिशेष में जो छोटे हैं या जिनके आदान प्रदान के मामले में हम और भी विकल्प नहीं तलाश है, पर जहाँ से हम भारी अमाउंट में आयात निर्यात कर रहे हैं, तो उस देश के साथ, जैसे चीन की हम बात कर ले, तो हमें व्यापार घाटे में चल रहा है। तो इसके संदर्भ में कुछ न्यूज़ को आज देखेंगे, समझने का प्रयास करें। जैसे भारत इस साल पहली छमाही में, ध्यान रखिए जनवरी से जून 2024 में अमेरिका और नीदरलैंड सहित 191 देशों के साथ व्यापार अधिशेष में था। दूसरी ओर देश चीन, रूस सहित 75 देशों के साथ यह व्यापार घाटा का सामना कर रहा है। यह जो संस्थान है, शोध संस्थान एक है, जिसमें ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह जानकारी दी। कहा कि भारत के कच्चे तेल, कोयला का आयात होने वाले व्यापार घाटे व चिंता की जरूरत है नहीं है।
अब देश की औद्योगिक वस्तुओं का आयात को कम करने का ध्यान देना चाहिए, खासकर चीन जैसे देशों के साथ महत्वपूर्ण आपको समझने की आवश्यकता है। भारत की आर्थिक संप्रभुता का खतरा पहुंच सकता है। इस रिपोर्ट का जनवरी से जून तक 24 में बीच भारत का 151 देशों के साथ व्यापार अधिशेष था, जो इसके निर्यात का कितना प्रतिशत है ध्यान रखिएगा। निर्यात का 55.8% है और आयात का 16.5% है। इस साल क्या है, इस साल जनवरी से जून के दौरान सबसे अधिक अधिशेष अमेरिका के साथ रहा, जो 21 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, और नीदरलैंड 11.6 अरब डॉलर का था। तो एक पीटी फैक्ट याद रखिएगा, भारत ने इस वर्ष के पहली छमाही तक किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार अधिशेष रखा, तो अमेरिका नाम याद रखना है, उसके साथ 21 आपको अरब अमेरिकी डॉलर का अधिशेष रहा। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी और व्यापार 75 देशों में व्यापार घाटा रहा, तो उसमें ध्यान रखिएगा। निर्यात की बात करें तो 44.2% और आयात का 83% था। ध्यान रखिएगा, इसके चलते इसके पास कितना का व्यापार घाटा हुआ, 185.4 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। इस स्थिति में विशिष्ट आयातों की निर्भरता भी एक चिंता का कारण बन रही है। जैसे हम मुख्य रूप से भारत जिन देशों के साथ मुख्य रूप से सोना चांदी हीरा आयात करता, उन्हें लेकर भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बजट में इस पर शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया गया, 6% किया गया। तो आपको यहाँ से एक पीटी फैक्ट और मिला कि बजट में इन वस्तुओं पर कितना आपको शुल्क घटाया गया है। जो आपको शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क कितना घटाया गया, तो आपको 15 से 6 किया गया है। तो आप कितना घटाए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट हम बात करें इसी में, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदार, जो शीर्ष देश व्यापारिक देश है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा भारत का शीर्ष व्यापारिक 10 देश कौन है जिसके साथ व्यापार करता है। ठीक है, जिसमें कुछ देशों का नाम चीन, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया शामिल है। उसके तहत ध्यान रखिए व्यापार घाटा का एक चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा, आपको समझने की आवश्यकता होगी, जिसके आधार पर हम यह 22 तक का चार्ट आपको दिया जा रहा है, चीन के साथ दिया जा रहा है। रीजन उसके पीछे है कि ये चार्ट उपलब्ध था, इसी के आधार पर 23-24 का आंकड़ा अलग से आएगा, जिस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात हो रही है। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना और इंडिया एक्सपोर्ट फ्रॉम चाइना, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी आ रही है, या लाइट जो पिंक किए हुए उसकी। तो यह संख्या यह बता रही कि ट्रेड डेप्थ कितना भारत का चल रहा है, ठीक है ना, और टोटल ट्रेड कितना कर रहा है। तो 2015 से 2022 के आंकड़े में हम देखें तो किसी साल ऐसा नहीं हो रहा है कि एक्सपोर्ट की मात्रा चाइना के साथ बढ़ी हो भारत की। तो इस तरीके से आप समझिएगा जो सबसे ज़्यादा व्यापारिक घाटा वाला देश जो है चाइना, जिसके साथ हम व्यापारिक घाटा सबसे ज़्यादा है, उसके चिंता का कारण भी मानी जा रही है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ ध्यान यह रखना आप लोगों को कि इससे हम पीटी फैक्ट मेंस फैक्ट कैसे न्यूज़ निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में कि व्यापार अधिशेष होता क्या। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, यह तब होता है जब किसी देश का व्यापार संतुलन सकारात्मक होता था, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव हम कैसे कहेंगे, जब हम भारत किसी देश में अपनी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में भेज रहा है, जो मान लीजिए XYZ कोई एक देश है, यहाँ पर अपनी वस्तुओं को सबसे ज़्यादा भेज रहा है, पर इसकी वस्तुओं को सबसे कम ले रहा है। मान लीजिए इसे वस्तुओं को 10 भेज रहा है, भारत अपने 10 वस्तुओं को भेज रहा है और यह 2 वस्तुओं को खरीद रहा है, तो 8 वस्तुओं का जो मूल्य होगा वो अधिशेष कहलाएगा। सीधा सा अर्थ समझिएगा, 8 वस्तुओं का जो मूल्य होगा अधिशेष होगा। यही जस्ट रिवर्स में जब हो जाएगा तो यही रिवर्स आपको घाटे के तौर पर देखने को मिलता है। तो इसको समझने का समान अर्थ में हम कहें कि देश का आयात अर्थात इम्पोर्ट की तुलना में अधिक वस्तुओं को सेवाओं का निर्यात एक्सपोर्ट करता है, तो उस समय व्यापार अधिशेष कहलाएगा। इस तरीके से चीन के साथ हमारा संबंध नहीं है, हम घाटे में रहते हैं, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। तो व्यापार घाटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो मैं इसे समझाया। इसे समझने के लिए अब किसी देश का आयात जो इंपोर्ट का मूल्य उसके निर्यात के मूल्य से अधिक हो जाएगा तो उसे व्यापार घाटा कहते हैं। सिंपल सा समान अर्थों में समझिएगा। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ध्यान रखिएगा, आयात निर्यात का अर्थ या तात्पर्य हम केवल भौतिक वस्तुओं और सेवाओं दोनों से लगाते हैं।
अभौतिक वस्तुओं से नहीं लाए। जो भी हम भौतिक वस्तुएं उनको भेज रहे हैं और कोई सेवा भेज रहा है, सेवा अर्थ मतलब सेवा सेक्टर के कोई भी पार्ट हम दे रहे हैं उसको, तो दोनों ही अर्थों में आयात निर्यात के हम संदर्भ, जैसे हम क्या भेज देते हैं, सॉफ्टवेयर भेजते हैं, तो एक प्रकार का सेवा हुआ ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से कुछ तथ्यों को आप जानकारी रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे। इसी में कुछ आंकड़े हैं जिसको आपको जरूर ध्यान से रखना चाहिए। भारत में व्यापार घाटे की वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो पिछले वित्त वर्ष में भारत के कुल व्यापार घाटा कितना था, ध्यान रखिएगा, 238.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह कितना था, 264.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो लगातार भारत अपने वित्तीय घाटा को व्यापारिक घाटा को कम करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले जितने घाटा थे उससे बढ़ रहा है, कम कर रहा है। नए नए टेक्निक अपनाए जा रहे हैं, तो उस टेक्निक पर हम बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें अगले टॉपिक पर। तो ध्यान रखिएगा, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के साथ व्यापार घाटा जो 22-23 की तुलना में पिछले वर्ष जो गत वर्ष हुआ बढ़ गया है। अर्थात व्यापार घाटा किन देशों के साथ, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया, इराक के साथ व्यापार घाटा कम हुआ। देखिए यहाँ पर रूस हटा दीजिएगा, रूस गलत हो गया यहाँ पर, जब ये रूस यहाँ है तो यहाँ नहीं होगा, टाइपिंग एरर है। रूस के साथ व्यापार घाटा कम हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त कि चीन वर्ष 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दो तरफा वाणिज्यिक व्यापार अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। तो वर्तमान में आपसे प्रश्न पूछेगा PYQ में, तो अमेरिका को नहीं लगाना, चीन को लगाना है, ठीक है ना। और वित्त वर्ष आपसे पूछेगा, वित्त वर्ष अगर 2023-24 रहा तो चीन, उससे पहले रहा तो अमेरिका, ध्यान रखिएगा। हालांकि वर्ष 2021-22 में 22-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक समझौता था, साझेदार था, समझौता नहीं, साझेदार था, पार्टनर था, यह ध्यान रखना। अगर हम अगले टॉपिक में बात करें इसी में, तो ध्यान रखिएगा 2023-24 भारत अमेरिका के साथ 36.74 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष होगा, यहाँ पर बातें की गई है। अब ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश के साथ यह अधिशेष में होगा, यह रिपोर्ट में बात की गई है। भारत अपने 4 शीर्ष व्यापारिक साझेदार की बात करें तो सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, कोरिया और इंडोनेशिया एशियाई ब्लॉक के भाग के रूप में मुक्त व्यापार समझौता करता है। इस तरीके से व्यापार अधिशेष को रोकने का प्रयास, व्यापार घाटे को रोकने का प्रयास करता है। व्यापार घाटे को हम कैसे कम कर सकते हैं, उपाय क्या क्या लगा सकते हैं। सबसे पहले व्यापार समझौते हम कर सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, या आपसी सहयोग व्यापार प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए हम अन्य विकल्प भी निकाल सकते हैं, जैसे आपसी समझ, सीमा शुल्क को कम किया जा सकता है, ये सब बातें की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे भारत UAE क्या करता है, सीपा करता है। उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार में होने वाले 80% अधिक टैरिफ को कम करना, जिससे भारतीय वस्तुओं, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों का निर्यात को बढ़ाया जा सकता है, ये बातें की गई। दूसरी, आयात प्रतिस्थापन कर सकते हैं, जिसमें हम सार्वजनिक खरीद नीतियों और स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए अभियान के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उत्पादों को, घरेलू विकल्पों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। आयात प्रतिस्थापन जैसे सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजना में घरेलू स्तर पर जो उत्पादन करते हैं, उत्पादित इस्पात है, उसका उपयोग बढ़ावा देने के लिए आयातित इस्पात पर निर्भरता कम हो जाती है, घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से हम योजना कर सकते हैं। निर्यात और संरचना में सुधार कर सकते हैं, जैसे बंदरगाहों, सड़कों, लॉजिस्टिक नेटवर्क आधुनिकीकरण जैसे बुनियादी ढांचों का विकास करा। लॉजिस्टिक नेटवर्क कहने का अर्थ है कि ले जाने और लाने में जो समय लगता है उसकी अवधि को कम करना, अवधि को कम करना, लागत को कम करने जैसे टेक्निक को हम अपना सकते हैं। निर्यात प्रक्रिया सुरक्षित कर सकते हैं, तो ये सब परिवहन लागत को कम कर सकते हैं, ये सब किया जा सकता है। साथ ही कार्यबल को कुशल बनाना, अर्थात हम कुशल युक्त रोजगार विकसित कर सकते हैं, जिसमें कार्यबल की डिमांड बढ़े और अधिक पैसे सृजित हो सके, ये सब काम कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुद्रा और ऋण स्तर का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। RBI के रुपये विनिमय दर को प्रभावी प्रबंधन करने की आवश्यकता, ताकि लेन देन, हम अभी हाल ही में UPI मैंने आप लोग पढ़ाया था, याद है कि लेन देन रुपये के माध्यम से होंगे, तो हम जो डॉलर मूल्य के आधार पर जो हमें अतिरिक्त व्यय करना होता है उससे भी हम बच पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको करने की, समझने की आवश्यकता है। चलिए आज का प्रश्न आपको मिल जाएगा। जैसे आपको समझना है कि भारत के अधिकांश प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ वर्तमान व्यापार घाटे की स्थिति पर क्या है,
स्थिति क्या है यह बताना है। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को चर्चा कीजिए। चिंता के कारणों में एक, भारत के व्यापार घाटे को कम करने के लिए उपाय भी सुलझाना है। तो हम अतिरिक्त उपाय क्या कर सकते हैं, जो उपाय लिखा गया उसके अतिरिक्त आप लोग अपने अपने आइडियाज़ बताने का प्रयास कीजिए। यह सब सीमा आपको 250 है, तो आप इसका अभ्यास करके आपको कहाँ भेजना है, युक्ति IAS के आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज बना हुआ उसके चैट ग्रुप में आपको भेजना है। अब ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न का आंसर आप लोगों ने लिखा है आज रात को 10 बजे तक आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप वहां से अपने अपने कॉपियां कलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल फ्री कराया जाता है। आपको यह क्या करना है, आपको इसके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी आपको के साथ इसे प्राप्त होगा, जिसमें आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और की नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्दी इस प्रोग्राम से जुड़िए। जल्दी हम लोग एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, पंच तत्व, जिसमें एक ही कोर्स में 5 तत्व शामिल किए गए हैं। और इस पंच तत्व का मुख्य उद्देश्य यह होगा कि हम उन अभ्यर्थियों को सफल करवाएं जो पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों का फ़ी अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, साथ ही साथ जिनमें दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हम अधिकारी बने और राज्य की सेवा करें। उन वर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए हम लोग पंच तत्व लॉन्च करें, जिसका सिलेबस आज इवनिंग तक बनकर रेडी हो जाएगा, आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। जो भी लोग हैं इस बैच से आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें संपूर्ण आप लोगों को चीज़ें दी जाएगी। यह टारगेट बैच आपके लिए केवल 299 में उपलब्ध कराया गया। इसी तरह फाउंडेशन बैच 599 में उपलब्ध कराया गया है। तो यह पंच तत्व जिसमें 5 चीज़ें उपलब्ध होंगी वो आपको अफोर्डेबल प्राइस में होगा। ध्यान रखिएगा, हम जो चीज़ें हैं मर्ज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग और भी विकल्प लेकर आ रहे हैं, क्योंकि टीम बन चुकी है, लगातार हम लोग काम करने का प्रयासरत है। चलिए दूसरे न्यूज़ पर आते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग में भेंट संभव है। कब? रूस के कजान शहर में जो ब्रिक्स सम्मेलन होगा 24 से 28 अक्टूबर होगा, उसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए कुछ PT फैक्ट मुझे बताइएगा। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कब हुआ था? भारत ने सबसे पहले किस ब्रिक्स सम्मेलन का अध्यक्षता किया था? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स सम्मेलन में कब भाग लिया, यानी शामिल हुआ सदस्य के तौर पर। भारत ने अब तक कितने ब्रिक्स सम्मेलन किए हैं? ब्रिक्स सम्मेलन किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बताइएगा कि ब्रिक्स प्लस धारणा क्या है। ये सब सारे टॉपिक मैंने पहले कवर कर रखा है, जब आप लोगों को मैंने ब्रिक्स के बारे में पिछले सेशन के बारे में बताया था। जो नए अभ्यर्थी हैं आप इन प्रश्नों का हल ढूंढिएगा। जब ये चर्चा होगी, ब्रिक्स सम्मेलन होगी, उस समय मैं विस्तृत रूप से इसकी चर्चा करूँगा अक्टूबर माह में, 1 माह के बाद। रीज़न उसके पीछे है कि उसी समय सारे नोट्स को एक साथ कलेक्ट करके दे दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इतने प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अक्टूबर 2024 में PM मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जिनपिंग और पुनः आपको रूस के राष्ट्रपति जो हैं, ध्यान रखिए, व्लादिमीर पुतिन, उनसे भेंट होगी और भी मुद्दों पर बात होगी। ब्रिक्स सम्मेलन जो विकल्प देता है विश्व को, उसके कूटनीतिक आधारों पर चर्चा होगी, ये सब बातें होंगी। ध्यान रखिएगा 15-16 अक्टूबर पाकिस्तान में होने वाली SCO बैठक में जो अभी स्टेटस क्लियर नहीं किया गया है कि किस तरीके से भारत शामिल होगा या नहीं होगा। अभी तो आमंत्रण का बात ही चल रहा है। लगे यह नहीं कि अभी स्पष्ट नहीं है कि हिस्सा लेंगे। बैठक 22-24 अक्टूबर 2024 को रूस में होगा ब्रिक्स का। हो सकता है यही बातें की जा रही, वहीं भेंट होगी। तो यहाँ पर कुछ बातें समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों इतना चर्चा SCO का भी हो रहा है, ब्रिक्स का हो रहा है, क्यों इतना चर्चा हो रहा है? ध्यान रखिएगा, रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अब सभी राष्ट्र स्पष्ट नीति चाहते हैं कि युद्ध होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। यह मुद्दे पर जारी रखना चाहिए। तो अधिकतर देश क्या कर रहे हैं, युद्ध को समाप्त रखने का प्रयास करने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री 2 राष्ट्रों की यात्रा की, जिसमें एक यूक्रेन भी था। उससे पहले रूस की यात्रा की भारत के प्रधानमंत्री ने।
तो संबंध हाल ही में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था, ऐसे आसार दिख रहे हैं। नए नए खिलाड़ियों का पदार्पण यहाँ होगा कि रसिया और रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा करी। तो चीन भी एक फैक्टर के तौर पर यहाँ उभर कर सामने आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सम्मेलन एससीओ के बैठक होंगे, ब्रिक्स के बैठक होंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रूस भी शामिल है, चीन भी शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ें समझने की आवश्यकता होगी। बैठकों में बातें चलेंगी। चलिए आगे हम बात करेंगे। महिला सुरक्षा बड़ी चिंता की विषय है। ये लगातार हम निर्भया कांड से पहले, निर्भया कांड के बाद, वर्तमान में कोलकाता कांड के समय और मणिपुर घटना के बाद भी इस पर चर्चा परिचर्चा हुई है। पर ढाक के 3 पात की ही बात होती है। हम फास्ट ट्रैक का निर्माण भी कर देते हैं। कुछ राज्य इसकी अनियमितता जताते हैं, पर क्षमता के आधार पर नहीं होता है। हम बात करते हैं फास्ट ट्रैक की, पुलिसिंग सुधार की बात करते हैं, हम नए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी बिहार सरकार एक नई योजना ला रही है जिसके आधार पर कोई महिला अगर कहीं से जा रही है तो पुलिस से सेवा ले सकती है। उसे टेक्निकल क्या किया जाएगा, वॉच किया जाएगा जब तक वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचा। यह बिहार तीसरा ऐसा राज्य होगा। तो इस प्रकार के हम टेक्निक डेवलप कर रहे हैं। तो फिर भी महिलाओं का उत्पीड़न होता है, महिलाओं का शोषण होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जैसी घटनाएं लगातार है। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले दिन ही बताया था कि यहाँ मामला केवल आंकड़ों का नहीं है, आंकड़ों का नहीं है। मामला केवल नीतियों के प्रबंधन का नहीं है। यहाँ मामला केवल नए नवाचार डेवलप कर लेने से नहीं है, अर्थात नए नवाचार करने में कठोर दंड का प्रावधान ला देना, नए टेक्नोलॉजिकल हम एडवांस हो जाए, इसका मामला है ही नहीं। अमेरिका जैसे राष्ट्र में, यूरोप जैसे राष्ट्र में भी आपको बलात्कार जैसी घटना लगातार देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, विश्व का कोई ऐसा देश अछूता नहीं है जहाँ पर इस प्रकार से चीज़ें नहीं होती। हालांकि ध्यान रखिएगा, कुछ देश ऐसे हैं जैसे मुस्लिम कंट्रियों में वहाँ पर होता है तो वहाँ पर सज़ा के प्रावधान के तौर पर उन्हें कठोर सज़ा दी जाती है। तो यहाँ मात्रा कम है पर होता ज़रूर है। पाकिस्तान में हम देखें, पाकिस्तान में इसका दुर्भस्त स्थिति देखने को, कब्र से निकाल कर लोगों को, महिलाओं का बलात्कार किया गया था वहाँ के जो केयर टेकर होते हैं उनके द्वारा। तो मानसिक प्रवृत्ति, मानसिक स्थिति के संदर्भ में चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसके आधार पर यह घटना विश्व के हर देश में कहीं ना कहीं मात्रा के आधार पर देखने को मिल रही है। किसी देश में अधिक, किसी देश में कम, पर जरूर है। तो मानसिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। मैंने कुछ बातें की थी। सबसे पहले आपको 2 वर्गों में चीज़ों को समझाना होगा। एक तो महिला वर्ग को, एक पुरुष वर्ग को जवाबदेही आपको समझानी होगी, जवाबदेही समझानी होगी और नैतिकता समझाना होगा। हम नियम कानून के आधार पर, ऐसा आज तक क्यों नहीं हुआ? मान लीजिए नैतिक रूप से मैं सही हूँ, तो आज तक किसी महिला के विरुद्ध में ऐसी धारणा क्यों नहीं विकसित हुई? या ऐसे बहुत से लोग होंगे जो नैतिक और जवाबदेह खुद को मानते होंगे सोसाइटी के लिए, वो ऐसा घटना नहीं करते हैं। तो आपको प्रत्येक पुरुष वर्ग के लिए परिवार में जन्म लेने के जैसे ही वो अकल आता है उसमें वो घटनाएं, आपको ये चीज़ें समझाने की आवश्यकता होगी। पुरुष वर्ग का जवाबदेही क्या है, नैतिकता क्या है, वो दायित्व क्या है, ठीक है ना, दायित्व क्या है। वहीं महिला वर्ग को क्या समझाना होगा, आपके अधिकार क्या हैं, आपके अधिकार क्या हैं। जैसे मैंने अधिकार के बारे में चर्चा किया था कि 10 महिलाओं में से 9 महिलाओं का जब मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो 8 से 9 महिलाएं ऐसे मिलती हैं जिनको अपने अधिकार ही नहीं पता है कि मुझे कौन कौन से कानूनन अधिकार मिले सुरक्षा के लिए। तो उस देश में आपको कैसे कल्पना कर सकते हैं कोई महिला शोषण के कारक नहीं बनेंगे। तो आप इस चीज़ को, फिर दूसरा आपको क्या करना होगा, आपको महिलाओं को ना सेल्फ डिफेंस सिखाना ही होगा। सेल्फ डिफेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समाज में बहुत से प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो प्रवृत्ति 1% भी है तो उसकी सुरक्षा के लिए कोई दूसरा आपके लिए जवाबदेह तभी हो सकता है जब आप अपने आप को जवाबदेह मानेंगे। तो इसलिए महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखानी होगी। केवल सोशल मीडिया पर डांस कराने से नहीं होगा, पैसे कमाने से नहीं होगा, कमर लचकाने से नहीं होगा। मैं ये गलत धारणा से नहीं बोल रहा हूँ। यह प्रवृत्ति बन रही है कि जब से आपको टिकटॉक आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम आया है, तब से देखिएगा ये घटनाओं के क्रम में विभिन्नता का स्तर बढ़ा है।
इस क्रम में महिलाओं की रहन सहन चलन प्रवृत्ति बदली है। तो इस तरीके से आपको समझाना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, सुरक्षा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले अब यह महिला सशक्तिकरण वाला थ्योरी मत लगाइएगा कि महिला सशक्तिकरण का विरोध करते हैं, महिला जो समानता का विरोध करते हैं। अरे महिला सशक्तिकरण किनके द्वारा कब की जाती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक आइडियोलॉजी विकसित की गई है उन लोगों के द्वारा जो खुद को स्वावलंबन कराना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अपने अधिकार आपको ना पता हो, आपकी अपनी जवाबदेही ना पता हो, आपकी अपनी नैतिकता नहीं पता हो। जब पुरुष के साथ आप इस तरह की भावना रखते हैं कि आपको जवाबदेह, नैतिक और दायित्वपूर्ण बनना है, तो आपको भी इसी प्रकार के आचरण व्यवहार में शामिल करना होगा। इसके लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो नाच नचनियाँ लोग कर रहे हैं ना, उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। सेल्फ डिफेंस जैसे टेक्निक को डेवलप करना होगा। आपको उतना नैतिक दायित्व खुद में डेवलप करनी होगी कि आप किसी के भोग के वस्तु न समझे जाएं। भोग की वस्तु तभी समझे जाती है जो भोग विलास की प्रवृत्ति आप में होती है। क्लियर, मैं समझा मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। इसी प्रवृत्ति के साथ दोनों वर्गों को आपको चेंज करानी होगी। आज न कल इस पर धारणा देखिएगा किसी न किसी रिसर्चर का आपको पब्लिश होगा थ्योरी, क्योंकि यही वर्तमान युग का पहचान बन रहा है धीरे धीरे। आगे हम बात करें कुछ डाटा पर, तो उसे ज़रूर देखिएगा। अपराध एक है पर कारक अनेक है, जिसमें भौगोलिक और सामाजिक कारकों का प्रभाव होता है। बेरोजगारी, महिला श्रम बल भागीदारी, अपराध, जनसंख्या घनत्व, क्षेत्र, गरीबी, यह सब कारक। पुलिसकर्मियों की संख्या, इसके कारण सैद्धांतिक कारण पर अपराध पीछे मानसिकता पीड़ित व्यक्ति देखने को मिलता है। अगर अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए महिला तो अत्याचार, यहाँ पर भी राजनीतिकरण होता है। मणिपुर पर मणिपुर के लोग जो उसके संबंध पार्टी वो नहीं बोल पाते हैं। कलकत्ता के मामले में कलकत्ता से जुड़े हुए पार्टियां नहीं बोल पाती हैं। तो आपको राजस्थान से पार्टियां नहीं बोली जाती है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है। ये कभी मैंने एक न्यूज़ अभी कुछ दिन पहले देखा था, आज ही के पेपर में शायद, आईजी की बेटी की संदिग्ध हत्या कर दी गई है। अब वो संदिग्धता का स्तर की जांच हो रही है। मान लीजिए अगर इस मामले में यही एंगल रहा जिसमें शोषण का एंगल रहा हो, तो सोच के देखिए आईजी की बेटी भी अगर सुरक्षित नहीं तो आप आम आदमी हैं। तो आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं कि आपको काम करने की क्या ज़रूरत है, किस पर फोकस करने की आवश्यकता है। इस तरीके से, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या लगातार बढ़े। हम सिस्टम तो सुधार ही रहे हैं, पर अपनी दायित्व की बात ही नहीं कर रहे। हम अधिकारों की बात करते हैं कि सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध होगी, हमारा अधिकार है हमें अपने देश में सुरक्षित घूमने का, रहन सहन सब कुछ करने का, पर अपने कर्तव्य की बात ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके से समझने की आवश्यकता होगी। मौलिक अधिकार तभी जीवित होते हैं जब कर्तव्य की शाखाओं पर टंगी हो। मेरी शब्दों पर ध्यान रखिएगा। जब मौलिक अधिकार तभी जीवित होती है जब वो कर्तव्य की शाखाओं पर टंगी हो। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। आंकड़ों पे बात करें तो यहाँ पे 64.4% प्रति लाख आबादी महिलाओं के साथ खिलाफ अपराध दर्ज किए गए। वहीं बात किया जाए 75.8% मामलों में दाखिल किए गए आरोप पत्र हैं। तो यह हम प्रशासनिक रूप से क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। अब मैंने एक केस स्टडी आप लोगों को कुछ ही दिन के पहले दिया, जहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अगर हम उस महिला की भी बात कर ले, अभी यूपी में एक महिला थी जो लाइव टेलीकास्ट दिखा के एफआईआर के बारे में बात बोल रही थी। तो यहाँ पर समझने होगा, हमको सिस्टम को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, सिस्टम को लोगों को लेकर साथ चलने की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए किसी पुलिस, अब आईजी की बेटी की हत्या होगी संदिग्ध मामले, मान लीजिए यही एंगल रहेगा, पूरा इकोसिस्टम पुलिस का उसके लिए काम करेगा, प्रशासन उसके लिए काम करेगा, पर एक अबला सा नारी जो आम नारी है उसके लिए क्या सिस्टम पूरा काम करता है जब तक हाइपो क्रिएट कर लिया जाए। अगर मान लीजिए दूर दराज में बैठा हुआ एक पुलिस चौकी पर कोई महिला जाती है और उससे बिना किसी आलोचना किए हुए, बिना किसी प्रकार का ह्यूमिलेट किए हुए अगर उस महिला का एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है, उसके लिए चुपचाप संदिग्ध प्रक्रिया आरंभ कर जाती है। ऐसा कोई आपको आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा।
तो इन सब चीज़ों पर सवालिया निशान तो लगेंगे ही। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दूसरे कारण जैसे परिवार में बचपन से ही लड़कों और लड़कियों के मुकाबले वरीयता देना, महिलाओं के स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा में वंचित किया जाना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले आरोपी को माफ़ी मिल जाना, भेदभाव और दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने वाले महिला को परिवार और समुदाय का समर्थन न मिलना, कम पढ़ा लिखा होना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना न होना, अविवाहित या तलाकशुदा होना, लिव इन रिलेशनशिप में होना, घरेलू हिंसा के लिए जोखिम के कारण के तौर पर काम करते हैं। मीडिया और सिनेमा महिलाओं के खिलाफ हिंसा दिखाया जाना, महिलाओं के खिलाफ आक्रामकता को बढ़ावा देना, ये सब मूल कारण और भी है जिसको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे हम टॉपिक पर बढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार अगर आईआर में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसके संदर्भ में संभावना है प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा आप लोग। जैसे इसमें क्यों उबल रहा है बलूचिस्तान, और ख़ासकर इंटरव्यू जिनका है इस साल, तो बलूचिस्तान के मामले को ज़रूर देखिएगा। इंटरव्यू वाले क्या करना है, बांग्लादेश के मुद्दे को देखना है, मालदीव के मुद्दे को देखना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे को देखना है, आपको व्यापार घाटे के बारे में देखना है। ये सब लिस्ट है जिसको मैं बना के दे दूंगा, और जल्द ही हम लोग मॉक इंटरव्यू आप लोग के लिए अरेंज करवाएंगे, तो उसको भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। जो भी अपने मित्र हैं, सहयोगी, उनको ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब है कि क्यों उबल रहा है बलूचिस्तान, तो ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है, देखिए बलूचिस्तान प्रांत है जो आपको किस क्षेत्र में है, आपको यह पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, यह उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पूर्व आपको जो दक्षिण का जो क्षेत्र है आपको वहाँ बलूचिस्तान है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब 70 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं, ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब ये क्यों इतना प्रभावी, यह शुरुआत विद्रोह को 1948 से हुआ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल ज़मीन का 44% हिस्सा है। यहाँ पर पाकिस्तान के करीब 25 करोड़ आबादी से केवल 6% लोग रहते हैं। जो 25 करोड़ आबादी है ना पूरा पाकिस्तान का, उसमें से केवल इस क्षेत्र में 6% रहते हैं। तो आप इस तरीके से देखते हैं बलूचिस्तान का इतिहास विद्रोह और मानवाधिकार के उल्लंघनों से भरा पड़ा है। ब्रिटिश साम्राज्य में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद बलूचों के एक अलग देश की मांग हुई थी। वर्ष 1948 में ही विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह 1950, 60, 70 के दशक में कई चरणों में हुआ। लोकसैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल में 2003 में विद्रोही गतिविधि काफ़ी बढ़ गई। मुशर्रफ के ही कार्यकाल में बलूच नेता नवाब अकबर खान बुगती की हत्या कर दी। तो ये सब मामले हैं। अब यह जो है इसके लिए कारक माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, खनिज संपदा अधिक होना, और भी क्षेत्र जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन है बलूच क्षेत्रों में वो सुविधा उपलब्ध न कराना, ये सब महत्वपूर्ण कारक है। जैसे पूर्वी पाकिस्तान के अलग होने के कारक है, वैसे ही उस क्षेत्र में है। तो ध्यान रखिएगा, बलूचिस्तान क्षेत्र है वो गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामले में पाकिस्तान के सबसे समृद्ध प्रांतों के रूप में जाना जाता है। अब पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर क्या कर रहे, इस्तेमाल कर रहे। वहाँ के स्थानीय लोग गरीब माने जाते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, पहले जो भारत का बिहार झारखंड का क्षेत्र हुआ करता था वो सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का होता था, फिर भी बिहार और झारखंड गरीब राज्य है। तो क्यों है, क्योंकि उनके संसाधनों के भारत के अन्य क्षेत्रों में भेज दिया गया और वहाँ के लोगों को वो सुविधा उसके अनुपात में नहीं मिली। सेम आपको लॉजिक यहाँ समझने की आवश्यकता है। जब यहाँ के लोग यहाँ के संपदा का सर्वाधिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे या सर्वाधिक लाभ नहीं होगा तो वो विद्रोह करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। इसी तरीके से देखते हैं बिहार का मामला हम देख लें, अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, तो इसी तरीके से सेम पैटर्न होते हैं सभी जगह विद्रोह और प्रदर्शन के। हालांकि विद्रोह के स्तर अलग अलग होते हैं, इस चीज़ को समझिएगा। अब यहाँ पर बलूचिस्तान का नाम बलूच नाम के जनजातियों पर आधारित है। यहाँ जनजाति यहाँ की सदियों से रही है। बलूच सबसे बड़ा जातीय समुदाय है पाकिस्तान का, उसके बाद पश्तून है। बलूच पाकिस्तान के पड़ोसी ईरानी सिस्तान और बलूचिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं। अब इसे BLA का कहना है कि बलूचिस्तान का पाकिस्तान आज़ाद कराना, जो बलूचिस्तान का जो समूह है जो आज़ाद कराना चाहता है उसका मुख्य उद्देश्य है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग कराना, आज़ाद कराना, जो 1948 से उसकी मांग है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। बलूच विद्रोहियों का मुख्य कारण निशाने पर जो CPEC जो मार्ग है जिसको हम क्या कहते हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कहते हैं। $60 अरब का निवेश कर चुका है चीन इसमें।
यह क्या कर रहा है, यहाँ के लोगों को वहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता। इस तरीके से यह बातें चल रही है, लगातार विरोध चल रहा है। तो इस तरीके से भारत को क्या होगा, हम लोग भारत के लिए क्या है हम लोग का मायना, तो पाकिस्तान भारत का बलूच विद्रोहियों की मदद करने का आरोप लगाता रहा है। भारत इस बात पर कड़ी नज़र रखेगा कि पाकिस्तान सेना जो बलूच विद्रोहियों को हमला तेजी कर रहे हैं, उस पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चल रही है, तो उस पर कोई विवाद ऐसा क्रिएट ना हो, कोई अड़चन ना लगे। ये आतंकवाद या छद्म युद्ध के रूप में भी इसे हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। पीटी फैक्ट में ध्यान रखिएगा, जीतने वाली पहली महिला है भारत के लिए पहला और टोक्यो में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली आपको अवनी लेखरा जीवन प्रेरणादायक है। उन्होंने स्पर्धा में जो राइफल में स्पर्धा में SH1 श्रेणी में स्पर्धा में दूसरी बार स्वर्ण जीतने वाले 12 वर्ष की आयु में दुर्घटना के बाद लकवा हो गई थी, लकवाग्रस्त हो गई थी। आज विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैरा निशानेबाज है। स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र महिला को पेरिस में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। ये सब बातें की गई है। तो इस पीटी फैक्ट को आप लोग जरूर देखिएगा, और न्यूज़ अगर पेपर आपके पास हो तो इनके जीवनी को जरूर पढ़िएगा, मोटिवेशन मिलेगा। अब ये केस स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे कुछ साल पहले ग्राम पंचायतों तक फाइबर ऑप्टिकल पहुंचाने का, नेटवर्क पहुंचाने, जिससे हम सेवाओं की आपूर्ति बेहतर कर सके। मान लीजिए आप दिल्ली से भेज रहे हैं किसी राज्य के ज़िला में, ज़िला से किसी पंचायत में जा रहा है, अर्थात हम एक रोड मैप देखें तो आप यहाँ सेटअप लगाए हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली से कुछ योजना परियोजना या कुछ भी जा रहा जानकारी आपके जिला का जो जिला मुख्यालय, वहाँ जिला मुख्यालय से विभिन्न पंचायत बने हुए हैं, छोटे छोटे पंचायत बने हुए, वहाँ पर एक सेंटर डेवलप कर रहे थे, जिसके आधार पर हम सरकारी योजनाओं को डायरेक्ट यहाँ से यहाँ भेज सके। और इसको कोऑर्डिनेट जिला अदालत करेगी, जिला अदालत में करो, जिला प्रशासन करेगी। तो यह जो नीति थी वो बेहतर थी। यहाँ हम जीरो क्या खर्च कर सकते थे, हम संसाधनों की बचत कर सकते थे, डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते थे, हम फीडबैक ले सकते थे पंचायतों से जिला के स्तर पर कि जिला क्या काम कर रही है आप लोग के लिए कि नहीं कर रही। तो इसी के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जब तक हम नहीं पहुँचाते तो यह कहीं ना कहीं अधूरा हो जाता है। इसलिए पंचायत तक हम फाइबर ऑप्टिकल केबल पहुंचाने की बात कर रहे थे। फाइबर टू होम जो कॉन्सेप्ट था उसके लिए हम 2011 में सब प्रसंग सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, अर्थात जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार थे उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसका अलग नाम राजग अर्थात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार, ये कांग्रेस सरकार जो थी उसके द्वारा चालू की गई थी, और बीजेपी सरकार ने इसको और भी बेहतर तरीके से प्रोड्यूस किया। पर पंचायतों के लेकर अभी भी सरकारी कार्यालयों में जो आम जनों जुड़ी लगभग सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया। सरकार चाहती है कि ऑनलाइन सेवाओं का माध्यम से पारदर्शिता बढ़े, प्रक्रिया जल्दी पूरी हो, ग्राम पंचायतों तक पहुंचे। ग्राम प्रधानों और उसके सचिवों की अपेक्षा की जा रही है सारी गतिविधियों को पोर्टल पर डालें, और ताकि हम निगरानी कर सके। हम केंद्र के स्तर से, जिला स्तर तो कर रही है, केंद्र के स्तर पर भी हम निगरानी डेवलप करें, ग्राम विकास योजनाओं को ऑनलाइन किया जा सके। ये सब बात हो रही थी। पंचायत प्रोफाइल देखकर जान सकते हैं कि पंचायती राज मंत्रालय के अधीन जारी पंचायत पोर्टल जो बनाया गया था उसके माध्यम से हम जान सके वो पंचायत क्या काम कर रहा है। देश भर में जो ग्राम पंचायत कुल संख्या 2,55,197, उसमें 87% निकायों के पास अपने भवन हैं, बाकी 81% ग्राम पंचायत ऐसी है जो कंप्यूटर से लैस हो चुकी है। ऐसी बातें की जा रही। लेकिन भारत नेट जो परियोजना जो लाई गई थी, जिसमें हम बात कर रहे थे फाइबर टू होम प्रोडक्ट की, एक्टिव कम्युनिकेशन के आंकड़े देखें तो मात्र ये अभी 28% ग्राम पंचायतों तक है। हम भवन निर्माण कर ले रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दे रहे हैं, पर जिसके माध्यम से तेज कार्य होगा, जिसके माध्यम से वही उपलब्ध नहीं हो पाया। केवल 28% पंचायतों में यह भारत नेट की कॉन्सेप्ट डेवलप हुई है, सुविधा उपलब्ध हुई है। तो पंचायती राज मंत्रालय के आधार पर हम कह सकते हैं कनेक्शन पहुंचाने के लिए जो 2011 में सब प्रसंग सरकार ने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नाम की योजना शुरू की थी। 2013 में इसी सभी फाइबर कनेक्टिविटी देने का लक्ष्य तय किया गया था। बाद में लक्ष्य को संशोधन किया गया, 2016 में तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी बीच 2014 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, लेकिन योजना चलती है। राज्य सरकार भारत नेट कार्यक्रम को क्या करती है, काम करने के लिए 2017 में सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए किया, पर बढ़ाकर लक्ष्य 2021 कर दिया। 2011 से 2016 हुआ, ध्यान रखिएगा। 2016 से कनेक्टिविटी पहले देखिए 2011 में योजना आई,
2013 में पुनः संशोधन का लक्ष्य संशोधन हो कि 13 तक हम लाएंगे, पूरा कर देंगे। 2016 में लक्ष्य संशोधन होता है, फिर 2021 में संशोधन हो जाता है। अब 2021 से अभी 2024 चल रहा है, स्थिति वही है कि 28% ग्राम पंचायतों में ये चीज़ें जा रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ एसी रूम में बैठकर जब नियम कानून बनाए जाते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर जाकर इसके संसाधन प्रबंधन नहीं देखा जाता, तो यही स्थिति होगी। बड़े बड़े ये कितना बड़ा परियोजना था भारत नेट परियोजना, अगर ये परियोजना धरातल पर 100% अगर आ जाता तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता, सरकार की सेवाएँ आपूर्ति तीव्र हो जाती। हम जो गरीब गुरबा लोग हैं जो भटकते हैं समय अनुपात पे, वो समस्या समाधान हो जाता। इस तरीके आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क है भारत के ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, तो इसके आधार पर ध्यान रखिएगा, हमें और भी बेहतर काम करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर इस केस स्टडी से आप यह समझते हैं कि हम केवल बातें करते हैं, योजनाओं का सफलता उसके बेहतर क्रियान्वयन से ही हो सकता है, क्रियान्वयन से हो सकता है। इस चीज़ को समझिएगा केस स्टडी से। हम बहुत बेहतर, जैसे इससे पहले हमने क्या करा था, जल जोड़ो मिशन की बात की थी, नदी जल जोड़ो योजना बात है ना। अगर यह कॉन्सेप्ट सही हो जाता तो भारत में कभी भी सूखा नहीं आता, बाढ़ नहीं आता। तो क्या इस गति से हम जान रहे हैं हमारे देश में सबसे समृद्धता इससे आएगी, तो क्या हम उस गति से ही काम कर रहे हैं? तो इसलिए इसके संदर्भ में आपको केस स्टडी को समझने की आवश्यकता है कि जिस चीज़ से हम बेहतर विकल्प ला सकते हैं अपने योजनाओं के प्रबंधन करने के लिए, तो क्या उस पर हम कार्य करने की तीव्रता नहीं होनी चाहिए? इसी केस स्टडी से समझा जा सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज विश्व नारियल दिवस डे है, तो आपको चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे आज इसका थीम क्या है, यह कब से मनाया जा रहा है, यह कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए नारियल विकास बोर्ड अब तक बस्तर में जो थे सबसे देश का नंबर 1 नारियल बोर्ड है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित 11 राज्यों में नारियल बोर्ड की स्थापना की। इसमें छत्तीसगढ़ का जो कोंडा गांव है, ध्यान रखिएगा, कोंडा गांव में स्थित नारियल बोर्ड पिछले 2 वर्ष से उत्पादन देश में सबसे पहले पावदान पर पहुँच गया है। तो आपको पीटी फैक्ट यहाँ मिल जाएगा। तो पूछेगा नारियल सबसे ज़्यादा उत्पादित कहाँ होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि कोंडा गांव आपको है जो नारियल बोर्ड देश में सबसे पहले उत्पादन कर रहा है नारियल बोर्ड। तो इस तरीके से कुछ पीटी फैक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। नारियल की खेती के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए आपको मिट्टी का, तो 5.5 से 6.5। तो यह किस प्रकार की मिट्टी होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 200 मीटर में कांस्य पदक जीता। तो पीटी फैक्ट आप लोग इसे जरूर संग्रह कर लीजिएगा। पैरा ओलंपिक हो या पेरिस ओलंपिक, समान वर्ग में जो बात हुई थी उसमें दोनों से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते कदम, देखिए मैंने इससे पहले 1 सप्ताह पहले ही आप लोगों को न्यूज एनालिसिस कराया है। इस पर एक नोट्स भी दिया है कि अभी तक भारत सरकार वर्ष 2023 में कैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में अपनी प्रौद्योगिकी को डेवलप कर रहा है। साथ ही मैंने आपसे से मेंस का क्वेश्चन भी लिखवाया है। तो ध्यान रखिएगा। इसमें आज क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको इस आर्टिकल को पढ़ लेना है, इसका शॉर्ट नोट लिखना है कि आपने इस एनालिसिस को देखकर, इस अंतरिक्ष अनुसंधान में बढ़ते कदम का लेख देखकर, संपादकीय देखकर आपने क्या निष्कर्ष निकाला। तो पॉइंट वाइज में आप इसे लिखेंगे अपने अनुसार। इस लेख से आप क्या महत्वपूर्ण की पॉइंट निकाल सकते हैं लिखिएगा। साथ ही निष्कर्ष आप लिखिएगा ताकि आप इन सब चीज़ों को एक्टिव हो जाएं कि अगर एग्ज़ाम में इस प्रकार से कोई अन्य प्रश्न पूछे तो आप कुछ चीज़ों को लिख सके। केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मैं लगातार पहले भी प्रयास कराता रहा हूँ, अभी भी प्रयास कराता रहा हूँ। वो कोई भी विधा नहीं रहेगी जिससे आप करके ना जाए, जिसके आधार पर एग्ज़ाम में ऑकवर्ड फील करें। तो ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, की नोट्स इसका लिख के देना और निष्कर्ष जरूर लिखना है। निष्कर्ष में आपने क्या इस संपादकीय से सीखा, समझा, ठीक है ना, इसके मूल तत्व क्या है ये बताने का प्रयास कीजिए। चलिए फिर कल हम नए न्यूज एनालिसिस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।